हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम सीआईबी के एबीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 24 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम जो पढ़ेंगे ना वो अप्रेजल सिस्टम्स हैं, असेसमेंट कैसे करना है, फीडबैक कैसे लेना है, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू क्या होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे अप्रेजल किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज इन टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब फॉर विच दे आर एम्प्लॉयड और फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग प्लेसमेंट, सिलेक्शन फॉर प्रमोशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड अदर एक्शन विच रिक्वायर डिफरेंशियल treatment among the members of a group as distinguished from action affecting all members equally। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इवेल्युएट करते हैं। क्या चीज़ इवेल्युएट करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे पास उनकी परफॉर्मेंस या क्वालिफिकेशन का इवेल्युएशन होता है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस टर्म्स के बेसिस पे करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है। जैसे कि एक तो हो गया कि जिस जॉब के लिए उनको एम्प्लॉय किया गया, ठीक है, मतलब जो उनको टास्क, जब उन्होंने जॉब लिया, जॉब स्पेसिफिकेशन उनका था, उस जॉब के लिए एम्प्लॉय हुआ है, उसके लिए एक उनका इवैल्यूएशन होता है। फिर ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस प्लेसमेंट पर्पस से यूज़ किया या सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन जो उनका हो रहा है या उनको जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मतलब सबका इवैल्यूएशन होता है। हम ये देखते हैं कि हमने जो उन्हें रिवॉर्ड्स दिया वो उनकी परफॉर्मेंस का अप्रोप्रिएट था। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम रिवॉर्ड देंगे। अगर हमने देखा कि हाँ बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो रिवॉर्ड्स भी तो फिर उन्हीं को जाता है ना। फिर क्या होता है, आप देखते हैं कि सैलरी बढ़ती है या फिर इंक्रीमेंट लगते हैं, तो वो सब चीज़ इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इससे आपको डिस्टिंग्विशन होता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 बंदे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन एम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये उस चीज़ पर्पज से यूज़ होता है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या टॉपिक्स हैं। आगे हमें अप्रेजल सिस्टम दे रखा है। ठीक है, कि अप्रेजल सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इनफॉर्मल होते हैं आपके जो असेसमेंट होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल अप्रेजल सिस्टम जो होता है वो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज़ का जो वर्किंग होती है वो विजिबल होता है। मान लीजिए कोई 10 to 20 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है, तो जो हेड होता है उसको पता चलता है कि हाँ हमारे बंदे ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि 10 से 20 बंदों के बीच में आपको परफॉर्मेंस अप्रेज करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंकिंग सिस्टम को ले लो, पूरी कंट्री में आपकी ब्रांचेस होती हैं, डिफरेंट एरियाज़ में एटीएम्स हैं, वहाँ पे आपके मतलब और ब्रांचेस के जो वर्कर्स हैं, फिर उसके बाद जोनल सर्कल ऑफिस, तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं और आप इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस चेक नहीं कर सकते। तो क्या होता है ना, फिर इनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल कैसे होगा, क्या सब होगा, तो हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कर सकते हैं ना उसको अप्रेस। तो वो चीज़ की बात हो रही है। तो देखिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला तो आपका जजमेंटल देखते हैं। जजमेंटल में क्या होता है, मतलब ये 3 नीड्स पूरी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपकी जजमेंटल में क्या होगा कि सैलरी इंक्रीज, ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए। ठीक है, मीन्स आपका जो अप्रेज हो रहा है वो जो आपका मतलब आप प्रमोशन के लिए आप कर रहे हो, ट्रांसफ़र ले रहे हो, ठीक है, सैलरी बढ़नी है तो उसके टाइम पे होता है। फिर एक डेवलपमेंटल होता है। डेवलपमेंटल क्या होता है, इसमें आपका ये देखा जाता है कि मतलब हम एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कैसा काम कर रहा है। ठीक है, और जो उसको जॉब्स होती हैं, जो वो काम कर रहा है, अगर उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, हमें लगता है कि हाँ इसको ये स्किल सेट अब आना चाहिए, तो हम उसको वो बताते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि आप बैंकिंग सिस्टम में JIB CIB अपना क्लियर करते हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज लेते हो, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, एंड काउंसलिंग बाय द सुपीरियर, इसमें क्या होता है, आपको फीडबैक्स देते हैं जो आपके हायर, अगर आप पुअर परफॉर्मेंस देते हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको समझते हैं, आपसे पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फीडबैक देते हैं। आपने देखा होगा ब्रांचेस में भी बहुत एक जैसे बंदे नहीं होते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग मेडिकोर उसमें वे में वर्क करते हैं, कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ काम नहीं करते, तो उनकी वजह से फिर दिन भर लड़ाइयाँ होती हैं ब्रांच में। तो फिर मैनेजर ही तो होता है, जो ब्रांच इनकम्बेंट होता है, वही तो चेक करता है कि हाँ कैसे क्या इशू आ रहा है, क्यों इतना रोज जो है हमारे एजिटेटेड रहते हैं सारे एम्प्लॉयज़। तो वो फिर उस बंदे से बात करते हैं ना, उसको समझाते हैं। मतलब ये एक सबसे लो लेवल का मतलब सिस्टम होता है जो अप्रेजिंग होता है, उसको सबसे लो लेवल पे बोलते हैं ना, कि हम उसको उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको काउंसिल कर रहे हैं। ठीक है ना, ये भी एक टॉपिक आगे आएगा। इसके बाद आपका क्या है,
जो एक्सपर्ट होते हैं उनका कहना है कि आपका केवल दो सबसे मेन होता है, एक तो जजमेंटल एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। जैसे अगर आपको ऑब्जर्व करना है, प्लान्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बनाने हैं, तो जो चीज़ आपको चाहिए, जो 3 नीड्स आपको मीट होनी चाहिए, उसके लिए बात हो रही है, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमने ठीक है अप्रेजल सिस्टम की बात की, अब यूजेस क्या होते हैं, तो हमने भी बताया कि अगर आप एम्प्लॉयज़ का जैसे अप्रेज करोगे तो आपको बहुत सी मतलब चीज़ें पता चलती है। आपको ये पता चलता है कि कौन एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, कौन एम्प्लॉयज़ जो है उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मे बी वो वर्क कर सकते हैं पर उनको कुछ चीज़ कहीं ना कहीं कोई इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और एक होता है कि जो काम नहीं कर रहे हैं, जो चाहे बस अपने सैलरी ले रहे हैं, उनको बस इतना है कि हमारी सिक्योर जॉब है, हमें काम करना है, अपना घर जाना है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल वे में कोई प्रॉफिट से मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे इसमें दिया भी हुआ है, ये क्या करता है, एम्प्लॉयज इन यूनिफाइड मैनर बाय यूजिंग द सेम रेटिंग स्केल दस मेकिंग देम कंपेरेबल ऑन अ कॉमन फुटिंग, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ, अगर आप एक सेम रेटिंग सिस्टम का यूज़ करोगे, सेम वे में सब लोगों को स्केल करोगे, अप्रेस करोगे, तो लोगों को पता चलता है कि कॉमन फुटिंग में वो सब हो रहा है, तो एक यूनिफाइड मैनर रहता है, लड़ाई होने के चांसेस कम रहते हैं और लोगों को ये नहीं लगता कि हम बायस हुआ है, ठीक है। देन क्या होता है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो इन्फॉर्मेशन कब काम आती है, जब आप प्रमोशन दे रहे हो, कोई इंक्रीमेंट दे रहे हो, ठीक है, ट्रांसफर्स कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आपको लगेगा ना कि हमें इस चीज़ में ट्रेनिंग करानी है, लोगों को इस इश्यू में एक प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, जो एरिया ऑफ वीकनेसेस एम्प्लॉइज के होते हैं उसके बारे में बताता है, हमने अभी पढ़ा था। फिर है कि क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, और सुपरवाइजर को क्या करता है, कीन ऑब्जर्वर बनाता है। जैसे अगर आपका बार बार अप्रेज करने के लिए आप किसी को करोगे, मैनेजर इनकमेंट होता है, वो बार बार ये चीज़ करता है रिपीटेडली, तो एक हैबिट में आ जाता है, तो वो कीन ऑब्जर्वर बन जाता है, बस वो एक लुक में बता सकता है हाँ यहाँ इस जगह पे ये इशू आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा। फिर क्या होता है, the system if implemented with openness and trust ensure better interpersonal relationship between employee and the supervisor, ठीक है ना। मीन्स हो गया कि अगर आप इतनी ओपनली और ट्रस्ट के साथ अपने एम्प्लॉयज से बात करोगे ना, तो एक रिलेशनशिप पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट होता है, आपका इनिशिएट होता है एक एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है। देखिए इस प्रोसेस में आपको क्या करते हैं ना कि कैसे सेटिंग की जा रही है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे आपको मतलब प्रोसेस कैसे की जाएगी, जो अप्रेज किया जाएगा उसकी प्रोसेस क्या होती है। अब आपका देखिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बना लिए जाते हैं, उसी के बेस पे सेट करके उसी के बेस पे सबको इक्वली फुटिंग पे आपका रेट करते हैं, अप्रेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सारे एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते हैं उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे। फिर आपका परफॉर्मेंस मैनेज किया जाता है, मेज़र करते हैं कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, कैसे करेंगे अगर आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है आप उनके फीडबैक लोगे। अप्रेजीज जो होते हैं उनको आप अप्रेजीज बोलते हो, ठीक है, और अप्रेजर जो होते हैं वो अप्रेजीज का अप्रेज करते हैं, ठीक है। तो आप उनसे इंटरव्यूज़ लेते हो, फीडबैक लेते हो, पर्सनल खुद ऑब्जर्वेशन करते हो, बहुत से वेज हैं, हम आगे देखेंगे। फिर परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से आप जो उनके बेंचमार्क्स होते हैं वो स्टैब्लिश होते हैं, डेविएशन डिस्कस्ड होता है और डेविएशन नोट होते हैं, यहाँ इशू आ रहा है, यहाँ पे एक डेविएशन आया, ठीक है, इस टाइप से। फिर आउटकम जो होता है वो आप एम्प्लॉय से डिस्कस करते हो, ऐसा नहीं है कि आपने अप्रेज कर दिया और हो गया। आपने आईटी कंपनी में देखा होगा जब उनका अप्रेजल होता है और अगर बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है 15%, 20%। तो आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस अप्रेजल का। बैंकिंग सिस्टम में भी अप्रेजल होते हैं, लेकिन मतलब अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा लीवे है, अगर कोई काम नहीं भी कर रहा है तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आगे चल के बैंकिंग सिस्टम में भी अगर चेंजेस आए ना तो वहाँ पे इश्यू आएंगे, ठीक है। तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको बताते हैं, और जहाँ कहीं वीकनेस है, जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ आपको काउंसलिंग भी देते हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट स्टेप जो होता है प्रोसेस में वो होता है कि करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। अगर किसी की पॉजिटिव परफॉर्मेंस है, नॉर्मल थोड़ा सा है, ठीक है, तो उनको इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशंस मिलते हैं, ट्रांसफर मिलते हैं। बट अगर कहीं किसी के कुछ इश्यूज आते हैं तो हम उनको समझाते हैं, अगर नॉर्मल इश्यूज है। पर अगर हम देख रहे हैं कि कोई बंदा एक दो बार काउंसलिंग हो गई, एक बार अप्रेज हो गया, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर रहा है, तो हम उसको ऑल्टरनेटिव मैथड फिर ढूंढते हैं कि या तो उसको हम जॉब से निकालते हैं या उसके अकॉर्डिंगली जो भी पनिशमेंट आपकी डिसाइडेड होती है लॉ वाइज, रूल वाइज, उनको परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है
मेथड्स क्या है, ठीक है, मतलब मेथड्स कौन कौन से होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले के करने के लिए। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसको ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स में डिवाइड किया गया है। आपका जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते हैं ना वो आपके ये होते हैं मतलब इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे डिपेंड करते हैं, और जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं ना वो जॉब अचीवमेंट्स मतलब आपकी जॉब में अचीवमेंट्स क्या है रादर देन पर्सनैलिटी। तो आपका ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं, फ्री फॉर्म ऐसे मेथड, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं, ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे फिर वो सब वापस से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ट्रेडिशनल मेथड आपके हैं फ्री फॉर्म ऐसे मेथड फर्स्ट है आपका। फ्री फॉर्म ऐसे मेथड में क्या होता है, इसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी जाती है आपको, मतलब आपको पूरी फ्रीडम है, आप अपनी जॉब नॉलेज है जो आपको पता है आपको जो लिखना है आप एक ऐसे जैसे एक मतलब आपको एक जैसे कैसे अप्रेस करेंगे, आपको एक पेज दे दिया, आपको बोलेंगे आपको पूरी फ्रीडम है, आपको जो लिखना है अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लिखो, अपने बारे में कुछ लिखना है लिखो, ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या चाहते हो, कहाँ आपको इश्यू आ रहा है, मतलब आपको एक टोटल लिखना है जो भी आपकी डेवलपमेंट इस जॉब नॉलेज, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना, ये सब्जेक्टिव हो गया ना, अब कंपैरिजन करना दो एम्प्लॉयज का बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, इसमें अब एक ने पूरी एक राइटिंग लिख रखी है दूसरे ने लिखी तो आप रीड आउट करो सारा, और ऊपर से सबने अपनी मनमर्जी का लिखा है, मे बी आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हो वो उन्होंने उस स्टैंडर्ड में ना लिखा हो ना, क्योंकि उनको तो फ्रीडम थी कि वो जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक थे। नेक्स्ट है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। स्ट्रेट रैंकिंग मेथड आपका क्या होता है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसमें क्या होगा आपको जो आपकी रिलेटिव पोजीशन में जो बंदा होगा ईच एम्प्लॉय होगा उसको मैसेज करेंगे, ठीक है, जो उनके मैसेज जो उनके मेरिट्स होंगे उसके बेसिस पे हम उनको रेट करेंगे, ग्रुप में प्लेस्ड करेंगे, जैसे एक बंदे की रेट सी है तो वो एक सेम ग्रुप में चला गया, ठीक है, तो मतलब रेट वाइज ग्रुप बना देंगे, जैसे इस रेटिंग का ये हाई रेटिंग में ग्रुप है तो इसमें सारे हाई रेटिंग वाले ग्रुपिंग टाइप की कर देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं। अब कंपैरिजन मेथड कौन सा होता है, कंपैरिजन मेथड होता है कि आपका क्या होता है ना, कंपेयर करते हैं, देखो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर मेथड वेयर ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड ऑफ सर्टन सिलेक्टेड फैक्टर्स सच एज लीडरशिप इनिशिएटिव एटसेट्रा, ठीक ना, मीन्स क्या हुआ, इसमें आपका जो जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए, आपका कंपैरिजन होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपस में कंपैरिजन किया जाएगा एक एक एम्प्लॉयज़ के इस पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा ना कि हाँ इसका लेवल इस सेक्टर में ज़्यादा था, इसका इस फैक्टर में ज़्यादा था, इस वजह से इसको फैक्टर कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं क्योंकि आप फैक्टर्स बना देते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये फैक्टर वाला जो होता है ना, ये अगर आपके पास बहुत लार्ज डेटा बेस है एम्प्लॉयज़ का तो उसमें मुश्किल हो जाएगा ना, अब आपको सोचो एक एक ब्रांच में एक 10-10 15-15 लोग हैं, उसके बाद आप उनका एक एक फैक्टर्स के साथ, और एक फैक्टर तो होता नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबका कंपैरिजन कर लो, कितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाएगा और कितना ज़्यादा वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेडिंग मेथड कौन सा होता है, सिंपल मेथड है जहाँ पे आप क्या करते हो, ग्रेडिंग करते हो, मतलब आपका एनालिटिकल एबिलिटी है, जॉब नॉलेज एक्सेट्रा जो भी है उनकी ग्रेडिंग करते हो। ग्रेडिंग कैसे हो गई, आपने कह दिया कि अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, जैसे मान लो किसी की स्किल सेट बहुत बेटर है, बहुत अच्छे कंपनी में, तो आपने उसको ग्रेड कर दिया ए, किसी का है बी, ठीक है, तो ये भी बहुत यूज़ होता है, ग्रेडिंग मेथड जो है ये यूज़ होता है। ग्राफिक और लीनियर रेटिंग मेथड क्या होता है, ग्राफिक में क्या हुआ, सबसे कॉमन यूज मेथड है, इसमें आपके 2 फैक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स और कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब पर्सनल क्वालिटीज़ कैसे देखी जाती हैं, इसमें कैसे मेजर करते हैं, इनिशिएटिव कैसा है, कैसे इनिशिएटिव लेता है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, एक क्रिटिकल टाइम पे कैसे डिसीजन लेता है, तो ये सब मेजर्ड होते हैं, ठीक है। इस जो ग्रेडिंग ये ग्राफिक वाले का है, इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि रेटिंग जनरली टेंड्स टू बी सब्जेक्टिव, ठीक है, मीन्स क्या हुआ, द सिस्टम एज्यूम ईच कैरेक्टर टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जॉब्स, तो ये थोड़ा सा एक इशू है इसमें, बाकी बेटर है, कॉमनली यूज होता है, ठीक है। फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन एंड फोर्स डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है, आपका जो सुपीरियर होता है वो आपको चॉइसेस करने के लिए फोर्स्ड करता है, ठीक है, मीन्स बायस्ड होता है, इस जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, ये जो मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ये थोड़ा सा बायस्ड वे में होता है, प्री डिटरमाइंड डिस्ट्रीब्यूशन स्केल्स हैं, और आपका सब मतलब उसने पहले डिसाइड कर रखा है कि हाँ ये स्टैंडर्ड है मैं इसको इतना दूंगा, तो थोड़ा सा बायस्ड वे में हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका ग्रुप अप्रेजल मेथड। ग्रुप अप्रेजल मेथड क्या है, आप ग्रुप्स में जैसे एम्प्लॉयज़ को जो है ना एक ग्रुप बना देते हो और उस ग्रुप के बेसिस पे आप उनका अप्रेज कर रहे हो, तो इसके अंदर ये आता है। अब देखिए आपका मॉडर्न मेथड स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, तो हमने देखा था अभी तक हमने कौन कौन से देखे थे, ट्रेडिशनल मेथड देखे। मैंने आपको वन वे लाइन में सेंटेंस समझा दिए हैं, आप बस नेम्स देख लेना कि ट्रेडिशनल मेथड्स में कौन कौन आता है। ठीक है, अगर आपको अब देखिए नाम भी आ जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, और थोड़ा सा नेम से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से मेथड का क्या मतलब है। ठीक है ना, तो आपको बस ट्रेडिशनल मेथड्स में जो टाइप्स हैं, मतलब कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, बस वो आपको नेम उनके याद करने हैं। फिर मॉडर्न मेथड देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप। मीन्स क्या हुआ, वर्कशॉप टाइप की बना दी जाती हैं। इसमें क्या होता है, यूजेस अ नंबर ऑफ एक्सेसर एंड डिफरेंट असेसमेंट टूल इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, आपके जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को एक्सेसर बना दिया जाता है, वही एक्सेस मतलब एसेस करते हैं, एसेस करते हैं आपके एम्प्लॉयज़ को। जो देखिए आप वो उनको कर रहे हैं, फिर एक ग्रुप अलग होता है हायर पोजीशन पे जो उनको एसेस करता है। ठीक है, तो मतलब पिरामिड ऐसे ही रहता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है आपके स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं, कैसे जैसे ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, बिजनेस गेम कराएंगे, कमेटी मीटिंग्स होंगी, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होंगे, तो इस टाइप से करके वो आपको असेसमेंट करते हैं। ठीक है, वर्कशॉप टाइप की एक बना देंगे, जैसे एक वर्कशॉप कर दी। ठीक है, आपका नहीं बैंक में कभी कभी ट्रेनिंग कराते हैं कि हाँ आपका ये इस चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है, इस चीज़ की ट्रेनिंग हो रही, कभी कभी फंड ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें होती है। वर्कशॉप टाइप की रख दी, वर्कशॉप में आपसे ये सब गेम्स करा रहे हैं और आपका एक आइडिया ले रहे हैं, आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर्पस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में आएगा नहीं इसमें। ठीक है, बस ये है कि ड्रॉबैक क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, मिनिमाइज कर देता है एक्सटर्नल कंट्रोल जो है, और एम्फेसिसाइज जो करता है ना वो मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, मीन्स आपका जो एम्प्लॉयज़ है उनके मोटिवेशन लेवल का क्या है, लेवल क्या है उनका, ठीक है, उसके बेसिस पे करता है। तो इसमें जो होता है ना आपका बिहेवियर और एटीट्यूड देखा जाता है कि जैसे आपके जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस पर आपका बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, उस बेसिस पे रहता है। ठीक है ना, रिजल्ट मतलब एक तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड है ये। ठीक है, MBO प्रोसेस क्या है ये भी देखने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एडवांटेजेस तो क्या देखने की जरूरत है, गोल सेटिंग होती है, मोटिवेशन लेवल आपका चेक बढ़ता है, आपका एनहेंस करता है, एटमॉस्फेयर कॉम्पिटिटिव बनाता है थोड़ा सा। ठीक है, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगर किसी के बीच में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा तो किसी को काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई चैलेंज ही नहीं होगा जॉब में। अब उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मेथड है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉन्सेंट्रेट करता है रिजल्ट में ना कि प्रोसेस पे, अनहेल्दी है। ठीक है, क्रिएट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कभी कभी क्रिएट कर देता है आपका, और सॉफ्ट टारगेट सेट करता है। ठीक है, हायर परफॉर्मेंस अचीवमेंट्स के बेस उस पर जो आपके टारगेट्स हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, ज़्यादा हाई उस पर नहीं लिए जाते। अब नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एसेट्स अकाउंटिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना उनको हम एज अ ह्यूमन कैपिटल मतलब एक तरीके से मान लेते हैं, ट्रीट करते हैं कि एज अ ह्यूमन कैपिटल, एंड मनी एस्टिमेट्स करते हैं, जैसे कितनी मनी वो ब्रांच में, एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे एक सिंपल वे लेमन वर्ड में बोले ना कि आपके लिए कितना मनी अर्न कर रहा है। ठीक है ना, अगर जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में उसने एक पर्टिकुलर असेसमेंट टाइम में कितना मनी अर्न करके दिया ऑर्गेनाइजेशन को, या कितना प्रॉफिट क्रिएट करके दिया, ठीक, तो वो चीज़ आती है इसके अंदर ह्यूमन, मतलब आप उसको ह्यूमन कैपिटल की तरह लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, बार्स कहते हैं इसको। न्यू अप्रेजल टेक्निक है जिसमें क्या होता है, आपको जॉब को डिस्क्राइब किया जाता है थ्रू एग्जाम्पल्स, या आपको क्रिटिकल इंसिडेंट्स दिए जाते हैं जो आपको इफेक्टिव और इनएफेक्टिव परफॉर्मेंस देता है। ठीक है ना, मतलब आपको एक तरीके से केस स्टडीज टाइप से बता दिया, आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया ना। ठीक है, बिहेवियरली बताते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव जॉब बिहेवियर्स टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस मेजर्स। ठीक है, मीन्स आपका क्या करा दिया, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे, जैसे आपने नहीं जब ट्रेनिंग शुरू करते हो, आपने बैंक ज्वाइन किया होगा तो आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स बताते हैं कि ऐसा हुआ, जैसे आपको ऐसे समझाते हैं कि KYC आपने ली तो आपको ऑफिसर्स के साइन चाहिए हैं, अगर आप लोगे तो ये फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब किसी को एग्जाम्पल में लेके आपको कोई चीज़ समझाना जॉब के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वो चीज़ आपका इसके अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 360 डिग्री अप्रेजल मैथड। 360 डिग्री अप्रेजल मैथड क्या हो गया, ये फुल सर्कल होता है, मीन्स जो भी ऑल अराउंड द एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना उनको सेंटर में रखता है। अब उसमें क्या होगा, अप्रेजल सिस्टम में एन एम्प्लॉय इज रेटेड बाय पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट हिज वर्किंग एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, मीन्स क्या हुआ,
जैसे एक एम्प्लॉय को सेंटर में रखते हैं और उस एम्प्लॉय की वजह से जितने लोगों की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ा उसको हम उस स्टैंडर्ड में हम मतलब इनको अप्रेज करते हैं, ठीक है ना। अब आपका क्या होता है ना, उसकी स्किल सेट का लेता है, नॉलेज का लेता है, तो वो सब चीज़ें करती है। असेसिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अप्रेजल सिस्टम होता है वो फोकस किस चीज़ में करता है, मेजरिंग द प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द गिवन असाइनमेंट, ठीक है ना। मीन्स आपने जो उन्हें असाइनमेंट दिया है उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। जो मेजरिंग प्लेस होती है वो जॉब रिलेटेड बेंचमार्क्स में प्लेस होती है कि अब उसका जॉब क्या है, अब उसको आपने टास्क क्या दे रखा है, उस टास्क के बेसिस पे ही तो ये बेंचमार्क सेट करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपको जॉब कुछ और दे रखी है, बेंचमार्क्स कुछ और है, तो वो असेस कैसे होगा, वो असेसमेंट तो बेकार है ना, वो तो कोई फायदे का ही नहीं है। अब क्या होता है, जो पोटेंशियल जो ये अप्रेजल रिपोर्ट्स आती है पोटेंशियल वाली आपकी, वो इस फॉर्म में होती हैं कि आपका पोटेंशियल पता चलता है, मतलब एक आइडिया लगता है कि हाँ इसमें इतना स्किल्स हैं और उसकी वजह से आप इनके स्किल्स को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, या किसी के स्किल में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप उसको कैसे बेटरमेंट में ला सकते हो ना, ठीक है। तो ये सब पता चलता है परफॉर्मेंस, जो पोटेंशियल अप्रेजल रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो इतना पॉइंट ध्यान नहीं देंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल वर्सेस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपकी क्या होती है, देखिए ज़्यादा नहीं है, एक लाइन है बस, वो देख लेते हैं। परफॉर्मेंस जो अप्रेजल होता है ना आपका, वो कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी होती है। इसमें आपका हम क्या करते हैं ना कि परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉयज़ का, और जो रिपोर्ट बनती है उसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मीन्स क्या होगी कि हम किसी को बताते नहीं ना, आप क्या करोगे, आप ऐसा थोड़ी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो आपने बनाई, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो बनाया, एम्प्लॉयज़ को जाके वही बता देते हो, नहीं आप उसमें कुछ पॉइंट्स पिक करते हो, आपको लगता है हाँ उनको ये समझाने की ज़रूरत है, उस पॉइंट्स को आप उनको एज अ फीडबैक वापस देते हो। उनसे पहले आपने फीडबैक लिया, फिर आप उनको काउंसिल करते हो, तो बस आप काउंसलिंग दे रहे हो, आप उनको रिपोर्ट्स नहीं दे रहे हो पूरी कि हाँ तुम्हारा ये चीज़ खराब थी, तुम्हारा ये चीज़ अच्छी थी, आपको इतना फ़ायदा हुआ, इतना नहीं हुआ, आपका हमने ये चीज़ नोट किया, आपको ये चीज़ इंप्रूव करनी, ऐसा कुछ नहीं आपको बताया जाता ना, तो वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, ठीक है। एक अप्रेजल आपको परफॉर्मेंस का बता देते हैं, दे देते हैं, वो अलग चीज़ है। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं तो आपका इतना कुछ है नहीं। हॉलो फैक्ट देख लेते हैं। हॉलो फैक्ट तो वही हो गया कि किसी के एक का जो एम्प्लॉयज़ का जो ट्रेड वगैरह है वो दूसरे के असेसमेंट को इफेक्ट कर रहा है ना, इसको हॉलो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ देख ली हमने। अब देखिए कॉमन एरर क्या आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, मतलब जब आप अप्रेज करते हो क्या आती है, एक तो हॉलो इफेक्ट आती है जो हमने पीछे देख ली, हॉर्न इफेक्ट आता है, सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, स्ट्रिक्ट रेटिंग होती है, लीनियंट रेटिंग कर दी आपने, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, कभी एरर कैसे हुई, मतलब ये कैसे एरर है, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेटिंग कर दी तो भी सही परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं कर पाएंगे आप, बहुत लीनियंट कर दी, ठीक है। आपके स्टेटस पे इफेक्ट है, किसी का स्टेटस जो है जब आप अप्रेज कर रहे हो उसकी वजह से आप अफेक्टेड हो गए, ठीक है। तो मतलब ये सब है आपका कि लेटेस्ट इंप्रेशन से आपने कर दिया, मतलब आप किसी का पुराना वर्क बिल्कुल ख़राब था पर लेटेस्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था तो आपने अच्छे से उसका अप्रेज कर दिया, तो वो सब चीज़ें हैं ना, ठीक है। सिंपैथी इफेक्ट, तो ये आपका मतलब एरर है कि ये सब एरर्स आती हैं, तो मतलब खुद ही समझ जाओगे, जो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ इफेक्ट डालेगी। थ्योरी वाइज हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे आप जब बुक प्रैक्टिकल में डिफर कर सकते हैं, पर जब आप थ्योरी वाइज कोई बात करते हो ना तो वो चीज़ एकदम परफेक्ट लेवल पे होती है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा, जब आपसे कॉमन एरर पूछी जाएगी तो कौन सी चीज़ आपको परफेक्ट देगी, आपको उसको चूज़ करना है, बाकी तो सब एरर में ही आ गया ना, तो वो चीज़ है। अब परफॉर्मेंस रिव्यू एंड फीडबैक आपका जो है, तो क्या होता है कि परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है कि जैसे आपसे जब आपने असेसमेंट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने बना लिया, आपने इन्हें खुद ही अप्रेस किया, आपने खुद उनको रिवॉर्ड्स दे दिए या जो भी आपका था वो आपने सेट कर दिया, नहीं, आपने अप्रेस किया, एक रिपोर्ट बनाई और उसको आपने अपने जो सुपीरियर होते हैं, आपके सुपीरियर जिसने असेसमेंट किया है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके अपने सुपीरियर्स को देते हैं, ठीक है। और सुपीरियर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक डिटेल्स पढ़े, तो आप उस रिव्यू रिपोर्ट को ऐसे बनाते हो ना कि वो कम टाइम में सारा पढ़ सकें, उसको सब समझ सकें और उसके हिसाब से अपना जो भी नए रूल्स बनाने हैं या जो भी नए टारगेट सेट करने हैं, जो भी चीज़ें करनी है वो उसके बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इनकी परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज़ की होती है स्टेटमेंट में दे सकते हो, रिपोर्ट्स में दे सकते हो, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनती है, ठीक है, वैसे दे सकते हो।
अप्रेजल इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? जो अप्रेजल इंटरव्यूज़ होते हैं ना, इसका मीन्स होता है कि अप्रेजर जो होता है वो अप्रेजी के साथ मीटिंग करता है, उससे इंफॉर्मेशन लेता है, क्लैरिफिकेशन करता है कि परफॉर्मेंस अप्रेज करने के लिए, ठीक है ना। तो अप्रेजल इंटरव्यू वही होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की आपको फीडबैक मिल सकता है, एक्सपेक्टेशन दोनों टाइप की रहती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक चीज़ बोली गई है कि वैल्यू कभी भी ऐसा चूज़ नहीं करेंगे ना जिसमें अप्रेजी जो है ना वो अनकंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि अगर वो अनकंफर्टेबल हो गया ना तो मे बी वो सही से आपको अपना जो है ना सही से आंसर नहीं कर पाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि अगर कोई अनकंफर्टेबल होगा, किसी को किसी चीज़ की हेजिटेशन होगी तो वो सही से आंसर नहीं देगा ना। तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। आपको अप्रोप्रिएट टाइम लेना होता है फीडबैक को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसको कभी कभी एनकरेज भी करना पड़ता है और उसको समझाना पड़ता है कि आप उससे क्या कहना चाहते हो, और पासिंग जजमेंटल रिमार्क्स आपको पास नहीं करने हैं उसको, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, फिर उसका मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाएगा, वो एक स्टेप बैक ले लेगा। और अप्रेजल का जो रोल होता है ना, उसका काम लिसन करने का होता है, उसको एम्प्लॉयज़ को एक बार थोड़ा सा इनिशिएट करके बोलने के लिए करना पड़ता है, और उसके बाद उसका काम होता है कि वो समझे और सुने बस, और उसको कोई काम नहीं होता है। अब फीडबैक देना, अब आपको जैसे क्या हो गया ना, आपने सब अप्रेज कर लिया, रिव्यूज़ कर लिए, सब कर लिए, अब आप एक तो फीडबैक ले रहे हो, एम्प्लॉय से तो ले ही रहे हो, बाद में आप उसको फीडबैक दोगे ना, और आपका फीडबैक जैसे क्या हुआ, किसी के अंदर कुछ कमी है, आप एक आर्ट होती है कि आप किसी को बिना हर्ट करे कैसे उनको समझाओ कि ये चीज़ ऐसे है, आपका ये इश्यू आ रहा है। और इसमें क्या होता है, जब आप अप्रेजल इंटरव्यू के थ्रू आप जो फीडबैक देते हो ना एम्प्लॉयज़ को, तो ऑब्जेक्टिव वे में देते हो जो उनकी परफॉर्मेंस हेल्प करती है इम्प्रूव और फर्दर इम्प्रूव करने में, ठीक है ना। अब देखिए डू और डोंट्स कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जब आप अप्रेज कर रहे हो या फीडबैक दे रहे हो। डू होता है कि अभी हमने बात की कि एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम टॉकिंग करना है, एनकरेज करना है। उसके बाद आपका क्या होता है कि एटमॉस्फेयर ऐसे क्रिएट करना है कि वो आपसे ओपन होकर बात करे, प्रेज करना है उसके अचीवमेंट्स को, ऑनेस्टली बताना है उसको क्या उससे पूछना है, मतलब कि आप क्या सोच रहे हो, या उससे भी पूछना है कि आप बताओगे, उससे पूछोगे, मतलब दोनों चीज़ें टू वे रहता है। फिर आप उसके बाद में उसको पूछते हो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब ये सब डू में है, ठीक है ना। आप ये सब चीज़ कर रहे हो। और डोंट क्या होता है ना कि आपको कभी भी गलत, मतलब अरेंज ऐसे मीटिंग नहीं करनी है कि डिवोट टाइम अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है किसी को आप आधा घंटा दे रहे हो, किसी को 5 मिनट दे दिया, नहीं, सबको इक्वल टाइम देना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है अगर किसी को अप्रेज करने में परेशानी हो रही है, किसी को थोड़ा हैंडल करने में इशू हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड टाइम शेड्यूल नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और अलाउ एनी, देखिए किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं होनी चाहिए। फ़ोन बज रहा है, आपका बज रहा है, उनका बज रहा है, या फिर कोई बार बार नॉक करके रूम में आ रहा है, तो ऐसे डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं होता है। जजमेंटल रोल आपको लेना नहीं है, आपको केवल सुनना है, करना है, लिखना है, रिपोर्ट बनानी है। आप कोई जजमेंट के वहाँ नहीं बैठे, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज फेलियर, वही चीज़, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उसके अगर फेलियर्स ना उसके लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। आप बस वही जानने बैठे हो ना कि फेलियर क्यों आया, आप उसको क्रिटिसाइज़ करके समझाओगे तो वो तो गलत चीज़ होगी ना, ठीक है। तो अभी हम जो इसको ना हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबा बड़ा हो रहा है और अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में भी 10 to 15 मिनट्स का बनेगा, ठीक है। काउंसलिंग बचा है और आपका प्लानिंग और कंडक्टिंग एंड असेसमेंट सेंटर, ये सब मेन बचे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे इसके लिए पार्ट भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई इश्यू हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।